तो ये होगा मेरा आज का सेट नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको 1 और 2 सेट कंप्लीट करा दिया, यानी 17 तारीख से जो आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 17 का पेपर, 18 का पेपर मैंने आपको कंप्लीट मैथ रीजनिंग करा दिया। तो जिन लोगों को नहीं पता तो जाकर मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन की ओर आते फ्रेंड। अब आपका तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कुछ पूछा गया था इस तरीके से कि काजीपेट जिसकी आबादी 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके पास 15 गुना 8 गुना 6 माप वाला एक घनपकार टैंक है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है तो टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पास आप समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई आपका काजीपेट कोई शहर है या फिर कोई राज्य है जिसका आबादी आपको 4000 बता दिया गया है और वहां पास आपका प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन है बोला। अब साथ में बोला उन लोगों के पास एक आपका घन आकार का टैंक भी है, यानी आपका क्यूब टाइप का कोई टैंक है जो कि आपका पानी से पूरा अगर उसको भर दिया जाए, ठीक है, अगर इसको पूरा घन आकार टैंक को अगर पानी से पूरा भर दिया जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो पानी आपका कितने दिन तक चलेगा। यानी जो 4000 व्यक्ति है वो उन लोगों के लिए ये पानी कितने दिन तक चलेगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब देखिए मुझको क्या बता दिया गया है, तो मेरे को आपका टैंक बता दिया गया कि कोई आपका टैंक है जो कि आपका घन आकार में टैंक है और जिसका मेरे को बता भी दिया कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। क्या है, 15 गुना 8 गुना 6। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे पहले आपका हम लोग टैंक का कैपेसिटी निकाल सकते हैं, यानी हम लोग पता कर सकते हैं कि आपका वो टैंक में पानी आपका कितना घुसेगा। तो बस यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी आपका 15 गुना 8 120 और 120 गुना 6 तो कितना हो जाएगा आपका 720 मीटर क्यूब। यानी जो मेरा आपका वो टैंक का कैपेसिटी आया वो कितना आया, 720 मीटर क्यूब आया। बात को समझिएगा, 720 मीटर क्यूब आया। और आपको जैसे बोला है कि आपका जो आबादी है वो आपका 4000 का आबादी है और प्रति व्यक्ति को आपका 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। तो आपका 4000 व्यक्ति को कितने दिन का मतलब आपका 4000 व्यक्ति को आपका प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होगी, तो 4000 गुना 9, यानी जो आपका प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होगी वो आपका 36000 लीटर की पानी की आवश्यकता होगी। तो वही आपसे पूछा हुआ पानी जो टैंक का वो कितने दिन तक चलेगा। तो मेरे को टैंक का कैपेसिटी पता है, क्या है, 720 मीटर क्यूब। अब बात को समझिएगा, जो कैपेसिटी है वो आपका 720 मीटर क्यूब है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर होता है। तो जो मेरा अब हम उसको लीटर में कैपेसिटी निकाल लेंगे तो 720 गुना 1000, यानी ये जो मेरा आया वो क्या आया, तो ये मेरा पूरा टैंक का कैपेसिटी आया लीटर में। और जो लीटर में उन लोगों का खपत भी था तो वो कितना खपत था, तो 36000 लीटर का पानी उन लोगों को खपत था। तो बस 36000 से यहाँ से मैं भाग दे रहा हूँ। अब यहाँ से 0 0 0 0 0 0, 36 का पारा में 2 और 0। अब देख लीजिए, यानी जो मेरा पानी चलेगा वो आपका कितने दिन तक चलेगा, तो 20 दिन तक वो पानी आपका 4000 व्यक्ति को चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग इसको फिर से ट्राई कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोगों को बार बार कि आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम किस जगह पे हो रही है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको ये वाला इक्वेशन दे दिया गया, आपसे ये वाला का वैल्यू पूछा है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको पता होना चाहिए और कैलकुलेशन पता होना चाहिए, किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। फिर ये भी आपका सिंपल है। तो यहाँ देखिए क्या है, आपको 10 sin के पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos के पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा का अगर मुझे वैल्यू मिल जाएगा तो मैं यहां डाल के इसका वैल्यू निकाल सकता हूं। बात को समझ रहे हैं, यहां पास मुझे अगर अल्फा का कोई वैल्यू बता दे तो मैं यहां पर डाल के यहां पास इसका वैल्यू निकाल सकता हूं। तो बस अब मुझे अल्फा का वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो देखिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका साइन में है और यहां आपका कॉस में है। तो क्या करेंगे, आपका साइन को या तो कॉस में बदल लीजिए या फिर कॉस को साइन में बदल लीजिए। तो यहां पास मैं क्या कर रहा हूं, आपका कॉस को साइन में बदल ले रहा हूं, ठीक है फिलहाल। तो यहां पास आपका क्या हो जाएगा, 10 और साइन के पावर 4 अल्फा, ये आपका प्लस, ये आपका 15 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और उसके ब्रैकेट में स्क्वायर इक्वल टू 6। अब बोलिए किसी को डाउट है, क्योंकि यहां पर आप लोग जानते हैं कॉस के पावर 4 अल्फा क्या होता है। कॉस के पावर 4 अल्फा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, तो ये मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा और इसके ब्रैकेट में आपका स्क्वायर। तो बस आप लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस मैंने इसको ये चीज को यहां लिख लिया। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। तो बस मैं इसको यहां हटाता हूं, अब मैं यहां पर इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ चुका है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहां पर तोड़ लेता हूं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 10 साइन का पावर 4 अल्फा प्लस 15, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे आपका माइनस कितना होगा, तो माइनस 30
साइन स्क्वायर अल्फा अब प्लस कितना आएगा 15 साइन के पावर में 4 अल्फा इक्वल टू 6। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए ये आपका साइन का पावर 4 है और यहाँ पर साइन का पावर 4 है, तो ये आपका प्लस प्लस में है तो क्या हो जाएगा आपका 25 साइन के पावर में 4 अल्फा। यहाँ पास आपका क्या है, यहाँ पास माइनस में है तो -30 साइन के पावर में मतलब साइन स्क्वायर अब अल्फा, और यहाँ देखिए +15 और यहाँ पास आपका 6 है, तो मैं यहाँ ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस क्या होगा, आपका प्लस में रहेगा, सॉरी +15 में आपका -6 जाएगा तो क्या होगा 9 होगा, तो 9 इक्वल टू 0। अब आपका ये आ गया। अब आप ध्यान से देखिए क्या आपका साइन का पावर 4 अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पास आपका क्या दिख रहा है आपको। अब आप देख सकते हैं एक इक्वेशन बन चुका है, ध्यान से देखिए आपका एक समीकरण बन चुका है। तो बस अब यहां से अल्फा का वैल्यू निकाल दीजिए। अगर आपको यहां थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पास मैं आपको हटा रहा हूं, ठीक है। यहां पास आप क्या कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए, यहां पास आप मान लीजिए कि भैया आपका ये जो साइन स्क्वायर अल्फा है वो एक्स के बराबर है। बस जब आप मान लिए तो यहां पास क्या हो गया आपका, वो आपका जो इक्वेशन था वो किस तरीके से बन जाएगा, तो 25x² - 30x + 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ x का वैल्यू निकाल दीजिए, बात घुमा फिरा के वही होने वाला है। अगर वहां कंफ्यूज नहीं होता तो आप वहां से बना सकते डायरेक्ट। तो देखिए 25 और 9 कितना हो गया 225, तो यहाँ पास आप x का जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पास आपका x का वैल्यू आ जाएगा 15/25 आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं, दोनों वैल्यू आपका x का क्या आएगा, तो 15/25 आएगा, तो मुझे x का वैल्यू चाहिए था, तो यहां से काटेंगे तो क्या आ गया आपका 5 का पारा में 3 बार में, 5 का पारा में 5 बार में। अब देखिए x को मैंने क्या माना था, तो साइन स्क्वायर अल्फा माना था, तो ये क्या आ गया, यानी आपका 3/5 आ गया। अब आपका साइन स्क्वायर अल्फा है, तो जब मैं इसको सिर्फ साइन अल्फा लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा रूट में बन जाएगा, तो यानी आपका क्या आ गया √3/√5 आ गया। अब आप लोग जानते हैं साइन अल्फा क्या होता है, तो P/H होता है। बात समझ रहे हैं, यानी आपका लंब बटा कण होता है। तो बस अब आपको पता चल गया P/H हो गया। अब यहां पास आप बेस भी निकाल सकते हैं, यानी आपका आधार निकालेंगे तो आधार क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका h² - p², तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 ही होगा, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 ही होगा, तो 5 में 3 जाएगा क्या होगा 2 होगा, तो 2 को इसका भी क्या जाएगा यानी बेस में, तो √2 हो जाएगा। तो बस अब आपको पता चल गया। अब यहां पास आप डाल लीजिए सिंपल सा, तो यहां पास मैं अब डाल के भी दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या था 27 कोसेक अल्फा था, तो कोसेक अल्फा मतलब क्या, साइन अल्फा का उल्टा कर देते हैं हम लोग। तो साइन अल्फा होता क्या है, तो साइन अल्फा अभी को पता है P/H होता है, तो यहां पास उल्टा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा H/P हो जाएगा। तो H कितना है, तो ये आपका 5 है, तो देखिए √5 है, देखिए √5 होगा और इसका पावर में 6 है, ध्यान दीजिएगा पावर में 6 है, यानी मैं यहां पास लिख रहा हूं 27। एक काम करता हूं मैं इसको हटा देता हूं सारा कुछ को, मुझे पूरा पता है कि क्या 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 है, ठीक है। तो यहां पास मैं सभी को हटा देता हूं। देखिए अब आपका क्या था, यहां पास आपका मैं लिख लेता हूं, यहां पास आपका जो बेस था वो क्या आया था √2 आया था। अब P कितना आया था, तो P आपका आया था √3 और H कितना आया था, तो √5। अब आपको पता है यहाँ पास 27 है तो 27 हो गया, और यहाँ पास आपका H/P हो जाएगा, तो H/P मतलब क्या √5/√3, और ये पावर में 6 है, तो यानी आपका √5 को हम लोग 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पास आपका 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, आपको 5 बन जाएगा, यहाँ 5 बन जाएगा, यहाँ 5 बन जाएगा, मतलब 5 × 5 × 5 यानी 125 आपका आ गया, और 125 आ गया। यहाँ पास भी आपका √3 आपका 6 बार होगा, तो ये आ जाएगा आपका 27। क्लियर है। अब यहाँ पर इसी तरीका से करेंगे तो ये भी आपका 8 आ जाएगा, और यहाँ पास आपका 125 आ जाएगा, और नीचे आपका 8 आ जाएगा, तो 27 कट गया, 8 कट गया, तो 125 + 125 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 250, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 250, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। तो यहाँ पास आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आपको देखिए बनाने का बहुत तरीका है, आप साइन को कॉस में बदल लीजिए, कॉस को साइन में बदल लीजिए, या फिर इसको टेन में भी बदल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आप इसको बदल सकते हैं, मगर जो प्रोसेस लगेगा वो आपको इसी तरीका से जाना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका, तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपको, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 85% अगर खर्च कर दे रहा है तो बच कितना रहा उसके पास, 15% बच रहा है, यानी उसका 15% किसके बराबर होगा, तो 1200 के बराबर होगा। तो बस यहाँ माफ कीजिएगा, 1200 के जब बराबर होगा तो आपसे क्या बोला है, उसका मासिक वेतन कितना है, यानी आपको 100% का वैल्यू पूछा है, तो बस निकाल दीजिए 100% का वैल्यू। तो ये आपका गुना 100, 15 का पारा में 8 बार में, यानी आपका 80 × 100, यानी क्या हो गया आपका 8000 उसका मासिक वेतन, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका,
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको, किसी भी स्थान पर रुके बिना सुनील 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। रुक रुक कर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत गति से दूरी पूरी करता है। वो प्रति घंटा कितने मिनट तक रुकता है? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। कोई क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कोई सुनील है जो आपका कोई एक जगह से दूसरा जगह जाता है, ठीक है। जब वो जाता है तो आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत गति से जाता है, और जब आपका वापस लौटता है तो आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत से लौटता है। तो आपसे पूछ रहा है वो प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। तो सबसे पहले तो आपसे क्या पूछा, वो प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। तो आपको तो पहले पता होना चाहिए कि वो आपका जाते समय कितना समय लगाया और आते समय कितना समय लगाया, तभी जाके आप बता पाएंगे वो प्रति घंटा कितने मिनट तक रुक रहा था। तो अब यहाँ पास आपको समय कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि वो इतने समय में गया। तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उससे भी पहले कि आपको पता होना चाहिए कि वो डिस्टेंस कितना दूरी तय किया। जब आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा तब आपको पास गति आपको पता है, तो आप वहां से समय निकाल सकते हैं। तो अब आपको डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो समझिएगा। यहाँ पास का 80 गति से वो जा रहा था और 60 के गति से वापस लौटा था, तो दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, यानी क्या हो जाएगा आपका 240। तो मान लीजिए जो आपका दूरी था वो आपका 240 का किलोमीटर का दूरी था। तो अब सोचिए, अब आपका ये जो 240 किलोमीटर का दूरी था तो 80 की गति से गया तो कितना समय लग रहा था, तो 3 घंटा लगेगा। और जब आपका 60 का गति से जब वापस लौटेगा तो कितना समय लगेगा, तो 4 घंटा लगेगा। तो अब देखिए आपके पास समय आ गया, यानी 3 घंटा पहले लग रहा था, आते समय उसको 4 घंटा लगा। तो कितना घंटा का मार्जिन हुआ, तो 1 घंटा का मार्जिन हुआ, यानी उसको 60 मिनट का मार्जिन हुआ। अब आपका 4 घंटा में वो आ रहा है, यानी आपको पूछा वो प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। तो 4 घंटा मतलब आपका 4 बार रुक रहा, तो यानी आपका 4 से भाग दे देंगे यहाँ सिंपल सा। तो क्या जाएगा आपका, यानी 15 मिनट, यानी वो प्रति घंटा 15 मिनट रुक रुक के आता है। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन में क्या बोला आपको, यदि श्रृंखला x1 x2 x3 आपका दिया हुआ xn तक का अंकगणित मध्य 1 है, तो x1 डिवाइडेड के x2 डिवाइडेड के x3 डिवाइडेड के, और फिर ये भी आपका xn तक चला है और डिवाइडेड के, ठीक है, k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बताया, का अंकगणित मध्य होगा। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर डायरेक्ट मुझे देख के पता चल रहा है आपका 1/k होगा। ठीक है, अब बताता हूँ एक चीज आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर आपको क्या बोला है, आप एक चीज समझ लीजिएगा। आपको कभी भी कोई बोलता है कि अगर 3 नंबर का, ठीक है, कोई 3 संख्या आपका x1 है, x2 है और x3 का अगर आपसे कोई बोलता है कि इसका मध्य निकालिए, तो आप लोग क्या करते हैं, ये तीनों संख्या को पहले जोड़ते हैं, यानी आपका x1 प्लस x2 और प्लस x3, और भाग देते किससे, जितना संख्या रहता है, यानी आपका 3 से दे देते हैं भाग। तो बस ये क्या होता है, इसका मध्य होता है। तो अब समझिएगा, एक आपका थ्योरम क्या बोलता है कि देखिए जब आपका ये जो संख्या था उसको आप मध्य निकाले किस तरीके से, सभी को जोड़ करके आपका उतना ही संख्या से भाग दे दिए। अगर आपसे जब भी बोला जाता है अगर यही संख्या में, मतलब अगर यही संख्या में अगर आपका हम k से भाग दे देंगे सभी नंबर में, मतलब अगर सभी संख्या में k से अगर हम भाग दे देंगे, यानी k से अगर हम डिवाइड कर देंगे, तब आपका मध्य में क्या फर्क पड़ेगा। तो मध्य में भी आपका क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, जो मध्य पहले था वही मध्य में आप k से भी भाग दे दीजिए, तो यही हो जाएगा, बस सिंपल सा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ जाएगा। तो बस यही चीज आपको यहां भी बोला है कि x1 x2 x3 और xn तक चला जिसका अंकगणित 1 है, ठीक है, यानी आपका मध्य यानी आपका मीन 1 है। तो जब आपका मीन 1 है तो वही बोल रहा है अगर आपका के देखिए सब में के आपका भाग कर दिया गया, मतलब के ये सभी नंबर में अगर के से अगर हम भाग दे देंगे तब उसका जाके मध्य क्या होगा। तो बस क्या होगा, मैंने अभी क्या बताया, जो मध्य आपका पहले था अगर सभी नंबर में अगर के से भाग दिया गया है तो उसका भी मध्य में क्या फर्क आएगा, तो के से भाग दे दीजिए सिंपल सा, तो इसका भी मध्य क्या होगा 1/k, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आएगा। तो ये थ्योरम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सलीकरण से, ठीक है, तो आप लोग इसको बनाइए। यहाँ पर जल्दी मैं बनाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास आपका बार का साइन है, तो सबसे पहले तो आपको बार को यहाँ पास संभालना होगा। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पास ब्रैकेट है, देखिए लगातार ब्रैकेट है, यहाँ तो सब चीज ध्यान से देके ही आपको समझना चाहिए। तो 7 या 21 हो गया, 21 को 105 से भाग देंगे तो क्या जाएगा आपका 5 हो गया, और यहाँ आपका 23 हो गया, और 23 और 5 हो गया। ठीक है, यहाँ दे फिर आपका देखिए 23 से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। फिर 18 और फिर 90 है, देखिए 90 भाग है, तो 18 को 90 से भाग देंगे तो क्या जाएगा 5 हो गया। फिर देखिए 22 है, और 22 से आपका 5 जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 17 हो जाएगा। और यानी आपका फिर देखिए 119 में 17 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्या बोला आपको, यदि संख्या x4738
9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई संख्या क्या है आपका x 4 7 3 8। अब ये संख्या जो है वो आपका 9 से विभाजित हो रहा है, यानी आपका 9 से डिवाइड हो जा रहा है। तो पूछ रहा है आपका x का वैल्यू क्या रखेंगे जो आपका 9 से पूरा विभाजित हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका 9 जो आपका है वो किस किस संख्या को आपका भाग दे देगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, एक तो आपका क्वेश्चन पूछा था 11 से पूछा था, फिर आपका 6 से मैंने आपको करा दिया। तो देखिए अभी शिफ्ट में आपका 9 से पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका 9 वही संख्या को आपका भाग दे पाएगा या फिर आपका वही संख्या को डिवाइड कर पाएगा जो संख्या आपका सभी जोड़, मतलब जो संख्या का जोड़ अगर आपका 9 के पहाड़ा में आता हो, यानी आपका 9 के टेबल में आता हो। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर सब क्या है, 8 3 11, 11 7 18, 18 4 22 और 22 और x है। तो यानी क्या हो गया 22, यहाँ पर देखिएगा 22 प्लस x। अब आप देखिए यानी ये जो संख्या होना चाहिए वो आपका 9 से भाग होना चाहिए, मतलब आपका 9 के पहाड़ा में होना चाहिए। तो 9 का टेबल जानते हैं, तो 9 का टेबल क्या होता है, तो 9 18 27। तो अब देखिए 18 तो बनेगा नहीं कभी भी, तो क्या बन सकता है 27 बन सकता है। तो बस 27 आपको बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 जोड़ेंगे तभी जाके आपका 27 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि 9 किसको आपका विभाजित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको, एक त्रिभुज ABC में DEF का क्रमश 3 भुजाओं BC CA और AB का मध्य बिंदु है। BE और DF एक दूसरे को x पर काटती है, DE और CF एक दूसरे को y पर काटती है। तो XY क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ, आपको थ्योरम पता होना चाहिए कि विशेषताएं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या होता है, तब जाके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या बोला आपको, कोई त्रिभुज है ABC, यहाँ पास मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। ABC कोई त्रिभुज है, ये आपका माफ कीजिएगा A यहाँ हो गया, B आपका यहाँ हो गया और ये आपका C हो गया। अब क्या बोला, ABC त्रिभुज है, DEF क्रमश 3 भुजाएं BC CA और AB के मध्य बिंदु है। मतलब आपका जो D है वो आपका BC के पर मध्य बिंदु है, मतलब आपका D यहाँ है, और जो E है CA के पर मध्य बिंदु है, मतलब आपका E यहाँ है और F कहाँ है, F यहाँ है। ठीक है, ये आपका मध्य बिंदु पे है। अब आपका क्या बोला समझिएगा, क्या बोला आपका BE और DF एक दूसरे को x पर काटती है, मतलब आपका BE कहाँ हो जाएगा, तो यानी ये BE। ठीक है, या देखिएगा B है और E को यहां तक जा रहा है, और DF ये जो है D है आपका काट रहा है। तो यही बोला था आपका, जो BF DE को काटता है, कहाँ काट रहा, तो x बिंदु पे काट रहा है, यानी आपका x इधर हो गया। क्लियर है। अब आगे क्या बोला आपको, DE CF एक दूसरे को y पर काटती है। तो आपका DE की बात की गई है, तो DE कहाँ है, तो देखिए D और E यहाँ हो गया, और आपका C और F कहाँ हो गया, तो C और F आपका यहाँ हो गया। बात को समझ रहे हैं। तो ये आपको कहाँ काट रही है, Y पे काट रही है। बात को समझिएगा, ये Y पे काट रही है और ये X पे काट रही थी। तो अब आपसे क्या पूछा है कि आपका XY क्या होगा, यानी आपको ये वाला चीज पूछा है, ये वाला चीज। तो देखिए थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर बना हो, तो जिस कारण से आपको समझ नहीं आ रहा, बट चीज यही होने वाला। तो देखिए आपसे यही पूछा है कि XY किसके बराबर होगा। तो आप समझ लीजिए, जो XY होता है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये XY पूरा एक लाइन पे होगा, थोड़ा सा डायग्राम में से उल्टा बन गया होगा, इस कारण से आपको बराबर नहीं लग रहा होगा, मगर चीज यही है। तो XY किसके बराबर होगा, तो XY भैया ये आपका BC का 1/4 होगा। ये जो आपका नीचे में आपको दिख रहा है ना, उसका 1/4 होगा, मतलब आपका 1/4 BC के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं। तो बस इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, 1/4 BC का होगा। ये आपका 4 ठो बनेंगे इस टाइप का, बात को समझिएगा। ठीक है, यही आपको बताना था, ये प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है। तो इसका आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसमें क्या बोला आपका, एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है, तली में रिजर्व होने के कारण यह 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है तो रिजर्व के कारण ये कितने समय में खाली हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टैंक है जिसमें आपका 15 घंटा में वो आपका टैंक भर जाता है। ठीक है, मगर तली में रिजर्व होने के कारण, मतलब कुछ भी अगर छेदा होता है, कुछ है ऐसा जिसका कारण वो आपका 20 घंटा में वो आपका पानी अब भर रहा है। तो वही बोल रहे हैं, जब आपका टैंक पूरा फुल रहेगा तो वो रिजर्व के कारण कितने समय में वो आपका खाली हो जाएगा, यही आपसे पूछा है सिंपल सा क्वेश्चन में। तो अब देखिए समझिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 घंटे में आपका भर सकता है जब आपका रिजर्व ना हो। अब जब अगर रिजर्व हो रहा तब कितने समय में भर रहा, तो आपका 20 घंटे में भर रहा है। बात को समझ गए, रिजर्व होने के कारण वो आपका 20 घंटे में भर रहा। तो आप वो टैंक का कैपेसिटी निकाल लीजिए कि टैंक का कैपेसिटी है कितना। तो 15 20 का एलसीएम ले लेंगे, तो यानी कि क्या आ गया आपका
60 आ गया, यानी जो मेरा 60 लीटर का, यहाँ पर समझ लीजिए कि 60 लीटर का वो टैंक का कैपेसिटी है। अब जब आपका 60 लीटर का टैंक का कैपेसिटी है तो आपका जब 15 घंटे में भर रहा था तो 1 घंटे में कितना भरेगा, कितना लीटर भरेगा, तो 60/15, यानी 1 घंटा में वो आपका 4 लीटर भरेगा। अब वैसे ही अगर आपका 20, ये आपका 20 कब था, जब रिजर्व होने के कारण आपका वो 20 घंटे में भर रहा था। तो अब सोचिए जब आपका 60 लीटर का जब वो टैंक है तो रिजर्व होने के कारण वो कितने आपका 1 घंटा में भर पा रहा है, तो यहां पास आपका 3, मतलब आपका 3 लीटर भर पा रहा है रिजर्व होने के कारण। तो अब समझिए ये जब आपका रिजर्व नहीं हुआ था तब जाके वो आपका 4 लीटर भर रहा था, और जब आपका रिजर्व होने के कारण वो आपका 3 लीटर भर पा रहा है। तो आप ही बताइए आपका रिजर्व का फर्क कितना है, यानी आपका कितना उसमें रिजर्व के कारण आपका लॉस हो रहा है, तो 1 का ही लॉस हो रहा है। बात को समझ गए, सिंपल सा मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लॉस कितना हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, यानी 1 लीटर का लॉस हो रहा है, यानी आपका जो रिजर्व है वो आपका 1 लीटर पानी आपका प्रति घंटा आपका छोड़ रहा है। तो बस आपसे वही तो पूछा है कि कितने समय में खाली करेगा। तो भैया देखिए जब आपका 60 लीटर का ये जब आपका कैपेसिटी है, 1 लीटर आपका आपका वो प्रति घंटा जब छोड़ रहा है तो मतलब क्या, कितना घंटा समय लेगा, तो सीधा सीधा 60 घंटा ही समय लेगा। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं आपको बस समझा रहा हूं, ठीक है। या तो फिर आप लोग जानते होंगे बेसिक वाला भी, आप बेसिक से ही बना सकते हैं। 1/15 का गति से भर रहा है प्लस खाली, मतलब आपका रिजर्व जो कर रहा है वो आपका 1 - x से खाली कर रहा है, और समय टोटल लग रहा है 1/20। तो यहाँ भी निकालेंगे x का वैल्यू आपको घुमा फिरा के 60 ही आने वाला है। तो जैसे भी बनाइए मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैं एलसीएम का मेथड से आप लोगों को ज्यादा समझा रहा हूँ तो इसलिए मैंने आपको एलसीएम से बताया, ठीक है। मगर मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको जिस भी तरीका से आता है आप एग्जाम में उसी तरीका से बनाओ, और आपको सभी तरीका से पता होना चाहिए। जिस तरीका से आपको ईजी लगता है उस तरीका से जल्दी से बनाकर बस ऑप्शन को टिक मार दो, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिलहाल बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्या बोला आपको, 4500 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का अंतर कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 साल का अंतर पूछा। तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है इसका क्या, डिफरेंस इक्वल टू सम, यानी आपका प्रिंसिपल गुना रेट गुना 300 प्लस रेट होता है, ठीक है। 300 प्लस रेट, कंफ्यूज मत खाइएगा, भाग 100 गुना 100, चूंकि ये 3 साल का होता है। तो देख लीजिए आपका ये फॉर्मूला होता है। और कभी कभी क्या होता है, आपको डिफरेंस दे दिया जाता है, मतलब आपको अंतर दे दिया जाता है, और आपसे मूलधन पूछता है, यानी आपका प्रिंसिपल पूछता है। तो यहाँ पास कुछ नहीं करना होता, बस इसको यहाँ ले जाइएगा, इसको नीचे ले आइएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला को घुमाना होता है। तो यहाँ पास आपको क्या पूछा, डिफरेंस पूछा है, और आपको सम दे दिया, यानी आपका 4500 का 4500 इधर हो जाएगा। ये आपका गुना रेट है तो आपका गुना 8, ये आपका 300 प्लस रेट, यानी आपका 308 हो गया, और आपका भाग 100। तो ये आपका 100 गुना 100, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर दे देगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो कट गया, फिर आपका 5 का पाड़ा में 9 बार में, 5 का पाड़ा में ये आपका 20 बार में, ठीक है। फिर 4 का पाड़ा में ये आपका 2 बार में, यहाँ भी कट सकता है, ठीक है। ये आपका 5 आ चुका। अब देखिए यहाँ देखिएगा 5 और 100 है, ठीक है, 500 हो गया। बात को समझिएगा, 500 हो गया। तो आप काम कीजिए, गुना नीचे 2 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ऊपर भी 2 से गुना कर लीजिए ताकि मेरा बैलेंस रहेगा, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन इजी करना है। तो 500 गुना 2, अब यहाँ पास मेरे ऊपर क्या हो गया, 9 2 18, और 18 और फिर गुना 8 2 16, और गुना 308। तो मैं सारा चीज को हटा देता हूं। तो क्या क्या था मेरा, 18 गुना 16 गुना 308 था, ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी जाएगा। और नीचे कितना था, 1000। तो बस ऊपर वाला को सॉल्व कर लीजिए और नीचे 3 जीरो बस डाल दीजिएगा ऊपर पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, आपको आ जाएगा 88704। अब यहाँ नीचे 1000 है तो 3 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगा दूंगा, तो यहाँ पास पॉइंट हो गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 88.704, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सब लोग समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 108900। तो आपको बताना है ये किसका स्क्वायर रूट है। तो देखिए सिंपल सा पता चल रहा है, देखिए 2 जीरो तो कभी भी देखे तो दिमाग में आपको आना चाहिए कि 1 जीरो लास्ट में आपका होगा ही होगा। क्लियर है, जैसे कि आप जानते हैं किसी का आपको पूछ ले 40 का स्क्वायर क्या होता है, तब क्या बोलते हैं 1600 होता है ना। तो देखिए 1 जीरो का 2 जीरो बन जाता है, तो जाहिर सी बात है जब 2 जीरो है तो आपका आएगा तो क्या बन जाएगा, तो 1 जीरो बन जाएगा, यानी आपका 1 जीरो होगा। तो बस ये जीरो जीरो को हटा दीजिए। अब 1089 का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, सिंपल सा 33 का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाएगा 33, यानी 330 का स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर 3 का। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको, एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमश 3√3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर मतलब 16 सेंटीमीटर है। पाई का मान लगभग 22/7 मानते हुए उक्त शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी CSA फाइंड कीजिए, यानी आपका कर्व सरफेस एरिया आपसे निकालने बोला है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, कोई आपका शंकु है, यानी कोई कोण दे दिया गया है जिसमें आपको क्या बोल दिया साथ में
ये आपका कोण में आपको बोल दिया ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई आपको दे दिया है। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ मेरे को 3√3, यानी जो मेरे को ऊंचाई दिया है वो आपका 3√3 दिया है, मतलब 3√23 दिया। और जो आपका तिरछी ऊंचाई दिया है यानी आपको ये जो स्लैंट हाइट दिया है वो आपको 16 दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, मतलब अगर सी ऐसे बताइए सिंपल सा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर एल, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मेरे को पाई का वैल्यू बोला है 22/7 लेके बनाने के लिए, और एल मुझे पता है, तिरछा एल क्या था, तो ये आपका 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मेरे को क्या जरूरत है, आपको रेडियस का जरूरत है। तो यहाँ पास आपको रेडियस निकाल लीजिए। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो आपको हाइट पता है और आपको एल पता है, यानी आपको स्लैंट हाइट पता है। तो रेडियस निकाल लीजिए। तो क्या होता है आपका एल इक्वल टू होता है आपका रेडियस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूला। यहाँ पास आपको पूछ लिया रेडियस निकालने डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा आपका एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एल का स्क्वायर आपका 16, मतलब 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर क्या होगा 256 माइनस 3√23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये 3 का 9 हो जाएगा और 23 का 23 हो जाएगा। तो 9 3 27 और 2 9 2 18 2 कितना हो गया 207 हो गया। तो 256 से 207 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 49 हो गया। यानी जो आपका रेडियस स्क्वायर क्या आया 49 आया। तो रेडियस क्या हो गया मेरा 7 हो गया। तो बस जब मेरा रेडियस पता चल गया तो बस निकाल दीजिए। तो क्या होता है आपका पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या था 7 था, और एल कितना है यानी स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई कितना 16। तो 7 7 कट गया, 22 गुना 16 यानी 16 2 32 और 3 कैरी 16 2 32 3 35, यानी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से सलीकरण से है, तो यहाँ देखेंगे जल्दी सिंपल था। तो देखिए सबसे पहले तो आपका डिवाइड होगा, यहाँ से दिख रहा है, और ये चीज आपका अलग है। तो देखिए 35 से 5 भाग देंगे तो क्या होगा आपका -7 होगा। यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है लोगों को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका माइनस में ब्रैकेट में है। अब देखिए -18 -7 कितना हो जाएगा, ये आपका -25 हो जाएगा। अब -25 है और ब्रैकेट में ये भी आपका, ये आपका -15 में और ये माइनस में है। तो देखिए -15 में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका जब टूटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी आपका -15 प्लस 25, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 25 में से 15 जाएगा यानी आपका 10, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपको, यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय समीकरण, ठीक है, के मूल है तो 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या बोल रहा है, कोई समीकरण दे दिया गया जिसमें आपको अल्फा और बीटा उसका मूल बताया जा रहा, मतलब आपको रूट बताया जा रहा। तो आपसे क्या पूछा है, 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है। तो आपको समीकरण आपके पास है, तो अब आपको पता होना चाहिए, यानी आपका दो मूल का मतलब दो मूल का गुना किसका, मतलब आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो ये आपका c/a होता है, यानी a हो गया, ये आपका b हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, और ये आपका कांस्टेंट टर्म है, तो a b c, ठीक है। तो आपका अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, तो c/a के बराबर होता है। तो c मेरा यहाँ पास कौन है, तो आपका 8 + 2√5 बटा कितना हो गया ये आपका a, तो a आपका यहाँ है तो 5 + 2 मतलब √2 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब चूंकि मेरा फॉर्मूला में 2 मतलब अगर जो मुझे निकालने बोला है आपका 2 है ऑलरेडी पहले से, तो यहाँ आपका 2 हो गया और ये आपका बटा आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी। तो ये क्या होता है आपका -b/a के बराबर होता है। तो -b/a यानी आपका पहले से माइनस यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो गया मेरा 4 + √5 बटा क्या, तो a, तो ये आपका 5 + √2। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ ये वाला कट जाएगा डायरेक्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका 2 8 + 2√5 है, यहाँ पर 4 + √5 है। तो यहाँ देखिएगा 8 है और 2 है, तो यहाँ पास मैं 2 और एलसीएम ले रहा हूँ, और पहले से 2 यहाँ पास आपका है। तो जब 2 आपका पहले से और 2 मैंने और एलसीएम ले लिया, तो अंदर क्या बचा 4 + √5 अब बटा 4 + √5। तो बस ये मेरा कट गया, तो क्या आ गया 2 × 2 4, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कोई समीकरण होता है वो क्या होता है आपका ax² + bx + c होता है। यही समीकरण होता है जिसमें मेरा जो इसका जो भी रूट होगा, जो भी रूट होता है उसका हम प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, तो माइनस आपका -c मतलब +c/a बोलते हैं, जो कि आपका अल्फा इंटू बीटा मान के चलिए, ये आपका क्या किसके बराबर होता है c/a के बराबर होता है। और जो आपका मतलब प्रोडक्ट मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, तो -b/a के बराबर होता है। और मैंने वही समीकरण में बस इसको यहाँ कर लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होता है, मैंने बस इसको डाल दिया। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ के पहले आपका निम्नलिखित भिन्न में से किसमें
5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। बोला क्या है, किसमें 5/16 जोड़ने पे, किसमें 5/16 जोड़ने पर, मतलब कोई आपका x है, 5/16 जोड़िए तो आपका 1 बन जाएगा। तो बस ये चीज़ को यहाँ ले आ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/16, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 से 5 जाएगा क्या हो 11, यानी 11/16। तो बस इसका आंसर देख लीजिए हैं। तो यहाँ देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका 22/32 है, तो बस ऊपर भी 2 से गुना कर लीजिए, नीचे भी 2 से गुना कर लीजिए, या फिर इसको काटा नहीं गया तो ऑप्शन के हिसाब से कीजिएगा। तो ये आपका 22/32 हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ और हानि प्रतिशत लाभ क्या है? तो सिंपल सा दिख रहा है 25 ही होगा। खैर कैसे होगा, देखिए 100 रुपये का कोई अंकित मूल्य का टी शर्ट था, वो आपका 20% में छूट में खरीदी है, तो ये आपका 80 रुपये में मतलब खरीदी है। 80 रुपये में खरीद के वो फिर अंकित मूल्य में बेची है, मतलब आपका 100 रुपये में बेची है, तो उसको कितना का प्रॉफिट में बेच रही है, तो 20 रुपये का प्रॉफिट में बेच रही है। और कितने का प्रॉफिट में से देखा जाएगा, तो 80 का में देखा जाएगा, क्योंकि उसने 80 रुपये खर्च किया था। तो बस 80 का देख लीजिए कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर आपका 4 बार में, 4 का 25 बार में, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2, 25% का लाभ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 14, 42 और 77 का लघुत्तम संप्रवर्तक यानी एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए 7 का में निकालेंगे, 7 से एलसीएम, तो ये आपका 2 हो गया, यहाँ से आपका 6 हो गया, 7 6 42, 11 से 77। फिर आप देखेंगे 2 बार में और निकाल सकते हैं, 2 और 3, यहाँ पर सबका माफ कीजिएगा, ये आपका 1 हो जाएगा ना, 1 और 3 और 11, तो 11 3 33 हो गया, और 7 2 14 हो गया, यानी 14 गुना 33, तो 14 3 42, और माफ कीजिएगा 42 और 4 और 14 3 42 और 4 46, यानी कितना हो गया 446, मतलब 462। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको, यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं, तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने में के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, M1 इंटू D1 इंटू M2 इंटू D2। तो M1 कितना है 200 पुरुष, D1 कितना है, तो 1024 दिन में कर सकते हैं वो लोग। फिर आपसे क्या पूछा है कि वो कितने पुरुष आवश्यकता होगी, यानी आपका M2 का वैल्यू पूछा है, यानी आपका M2 इंटू D2 कितना, ये आपका 256 दिन में उन लोगों को काम चाहिए। तो बस ये 256 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, M2 का वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपका 4 बार में कट गया, यानी 200 गुना 4 800, यानी आपको उन लोगों को 800 आदमी की आवश्यकता है 256 दिन में काम करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से सलीकरण से है, तो आप देखेंगे क्या सलीकरण से। तो यहाँ देखिएगा फिर से आपका ब्रैकेट है, यहाँ पास ब्रैकेट है, फिर बड़ा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले आपका मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उससे भी पहले यहाँ देखिएगा यहाँ पास आपका डिवाइड है, यानी आपका भाग है, और यहाँ गुना है। तो पहले गुना नहीं कीजिएगा, क्योंकि पता है बोर्ड मार्क्स का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पास आपका 13 से पहले 9 से भाग देंगे तो क्या जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो 13 गुना 4 और यहाँ 17। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 13 चौके 52, अब 52 में से 17 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और ये आपका माइनस में होगा। तो यहाँ पास मैं माइनस में लिख रहा हूँ, तो ये आपका -35, और आपका क्या फिर +43, इस तरीका से। फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर जोड़ दे रहा हूँ, 5 3 8 और 4 3 7, ये 78 हो गया। ये इतना तक मेरा 78 सॉल्व हो गया। और फिर आपका 6 7 है, तो ये आपका 6 7, ये आपका माइनस में आपकी बार होगा। तो यहाँ से 78 में से 67 जाएगा तो क्या जाएगा आपका -11 हो जाएगा। तो -11, और यहाँ पर आपका पहले से 66 है, तो -11 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा -6। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपको, 2 व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 और 12 घंटे में एक खेत के लगे फसल को काट सकते हैं। वे 1-1 घंटा की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 AM से कार्य आरंभ करता है, तो कटाई कब तक खत्म हो जाएगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पास आपका वैकल्पिक मतलब आपका अल्टरनेट घंटा में काम कर रहा है, मतलब अगर आपका कुलदीप पहले काम कर रहा है 1 घंटा, तो फिर 1 घंटा बाद आपका अगरकर काम करेगा, फिर आपका कुलदीप 1 घंटा काम करेगा, तो 1-1 घंटा वो आपका रुक रुक के काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोला है। और साथ में जो बोला है कुलदीप जो आपका काम कर रहा है सबसे पहले आरंभ वही कर रहा है 9 बजे, यही आपको बोला है। तो बोल रहा है कटाई आपका कब तक खत्म होगा। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कुलदीप आपका कितने देर में आपका फसल को काट सकता है, तो 8 घंटे में पूरा काट सकता है। और जो आपका अगरकर है वो आपका 12 घंटे में फसल को काट सकता है। तो हम लोग पहले पूरा निकाल लेंगे कि टोटल फसल है कितना। तो 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो गया आपका 24, यानी जो टोटल फसल है मेरा 24 फसल है, जिसमें कुलदीप आपका 1 घंटा में 3 फसल काटता है, और जो अगरकर है आपका 1 घंटा में आपका 2 फसल काटता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपका क्या बोला था, जिसमें कुलदीप 9 बजे आपका कार्य आरंभ करता है। तो अब जब 9 बजे आपका कार्य आरंभ कर रहा है, मतलब 1 घंटा आपका कुलदीप काटा,
तो यानी 1 घंटा में कितना काट रहा, तो 3 का फसल काट रहा। फिर उसके बाद आपका देखिएगा 9 से 10 बजे तक आपका कुलदीप काट दिया। अब 10 से जो 11 बजेगा वो कौन काटेगा, अगरकर काटेगा। अगर अगरकर जब काटता है तो आपका 1 घंटा में कितना फसल काट रहा, तो 2 फसल काट रहा। यानी आपका कितना फसल काट लिया, 5 फसल कट गया। 5 फसल काटने के लिए कितना समय लगा, तो 2 घंटा लगा। बात को समझिएगा, 5 फसल काटने के लिए 2 घंटा लगा। आपको टोटल फसल कितना काटना था, 24 फसल काटना था। तो देखिए 5 फसल काटने के लिए 2 घंटा लगा, तो गुना आप पहले क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि मेरा टोटल आपको 24 फसल मतलब आपका 24 फसल काटना है। और 24 फसल में जब आपका काटना है तो हमको तो 24 फसल तक तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पास आपका 4 से गुना करेंगे तो जाके 20 होगा। अगर 5 से गुना करेंगे तो 25 फसल कट जाएगा ना, मगर काटना तो सिर्फ 24 फसल है। तो 5 चौके 20, यानी आपका 20 फसल कट गया। अच्छा 20 फसल कटा तो समय कितना लगा, 5 फसल के लिए आपको 2 घंटा लग रहा था, तो 20 आपका मतलब आपका गुना 4 किए, मतलब आपका 20 फसल के लिए कितना घंटा लगेगा, तो 2 गुना 4, मतलब यहाँ भी आपका 4 से गुना होगा। यानी 8 घंटे लगे हैं उनको 20 फसल काटने में। बात को समझ गए, बस यही समझना था। जब आपका 20 मतलब आपका 8 घंटे लगे 20 फसल काटने में। अब आपका 9 बजे से मतलब काम पूरा कितना समय हो गया, 9 से 8 घंटा जोड़ दीजिए पहले आपका, तो 9 और 8 कितना हो गया, 17। तो 17 कितना बचता है आपके हिसाब से, तो 5 बचता है। तो यानी आपका 5 बच गया और आपका 20 फसल अब तक कटा चुके हैं। क्लियर है, मतलब 5 बच गया शाम का और आपका 20 फसल कटा चुके हैं। अभी भी आपके पास 4 फसल और बचे हैं। अब आपका फिर से कौन आएगा, तो अब फिर से आपका कुलदीप ही आएगा, क्योंकि कुलदीप ने आरंभ किया था तो कुलदीप ही फिर से आरंभ करेगा। तो जब 4 फसल काटने के लिए आता है तो कुलदीप आपका कितना फसल काट सकता है, 1 घंटे में सिर्फ 3 फसल काट सकता है। यानी 5 बजे से लेके आपका 1 घंटा और काटेगा, तो कुलदीप काटा तो कुलदीप आपका 3 फसल और काट लेगा। यानी 20 फसल कट चुका था, 3 फसल और कट जाएगा, यानी आपका 23 फसल टोटल कट चुके। अब बचा कौन, तो अब बचा मेरे पास 1 फसल कट बचा और मेरा समय कितना हो गया, तो 6 बज चुके हैं। अब 6 बज चुके तो आपका कौन आएगा फसल काटने, तो अगरकर आएगा। अगरकर आएगा कि नहीं आएगा, अगरकर आएगा। तो अगरकर जब आता है तो आपका 1 घंटे में 2 फसल काटता है, और बचा कितना था सिर्फ फसल काटना, तो 1 फसल बचा हुआ सिर्फ काटना। तो अब 1 घंटे में अगर वो 2 फसल काटता है तो 1 फसल काटने में कितना घंटा लगाएगा, तो सीधा सीधा आधा घंटा लगाएगा। तो बस 6 बज चुके थे और आधा घंटा में वो आपका 1 फसल काट लेगा। तो बस पूरा मेरा फसल कितना समय में कटा, तो 6:30 बजे कटा। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। बस समझाने के लिए मैंने आपको ये सारा कुछ बताया। अगर आपको पता होता तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको, एक समबाहुज का आंतरिक और वह कोनों का अनुपात 4:1 है, बाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला आपको, कोई पॉलीगन है, ठीक है, कोई भी पॉलीगन है जिस भी आकार का हो, कोई भी पॉलीगन है जिसका क्या बोल रहा है आपको कि उसका इंटरनल एंगल का पूरा जोड़ और एक्सटर्नल एंगल का पूरा जोड़ का अनुपात आपको 4:1 दिया है। ठीक है, यानी आपका इंटरनल एंगल, जैसे कि अगर बात करूं थोड़ा देर के लिए बात कर लीजिए, कोई आपका वर्गी है यानी आपका कोई स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, उसका इंटरनल एंगल का योग मतलब आपका ये अंदर का जो इसका एंगल होता है पूरा क्या होता है, हम लोग जानते हैं आपका 360 होता है। तो वही बोल रहा है आपका इंटरनल एंगल का योग प्लस बटा मतलब बटा और एक्सटर्नल एंगल का योग मतलब ये बाहरी का योग, तो ये दोनों का योग आपका अनुपात में दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि वो पॉलीगन जो है उसका भुजा कितनी है, मतलब अगर वर्ग की बात करूं भुजा कितना होगा 1 2 3 4, तो बस यही आपको पूछा है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था एनटीपीसी वाले में, हालांकि ग्रुप डी में नहीं बताया था। तो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जिन लोग अगर आपका ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आप एनटीपीसी का भी क्वेश्चन का सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि आप ग्रुप डी का तैयारी करते तो सिर्फ ग्रुप डी का ही मैथ बताइएगा, क्योंकि दोनों मैथ आपका सिमिलर, रेलवे ही कराता है एग्जाम। तो यहाँ पास आप दोनों करेंगे, दोनों बेनिफिट होगा, आपको अच्छे से पूरा नॉलेज होगा। तो यहाँ पास इस टाइप का क्वेश्चन में आपका एनटीपीसी में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग आपका दोनों तैयारी कर रहे थे तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको बोला अंतरिक और आपका वह कोनों का अनुपात दिया, यानी आपका अंतरिक का योग कितना होता है फॉर्मूले के हिसाब से, तो n-2 पाई होता है, मैंने आपको बताया था एनटीपीसी वाली वीडियो में। और आपका ये आपका वह कोनों मतलब आपका बाहर मतलब एक्सटीरियर एंगल का मतलब आपका सम कितना होता है, तो ये आपका 2 पाई होता है। तब ये किसके बराबर है, तो 4:1 के बराबर है। तो आपसे पूछा है भुजाओं की संख्या, और ये मेरा n क्या है, भुजाओं की संख्या होता है। तो यहाँ पाई पाई कट गया, यहाँ से आपका 4 2 8 हो गया, ये आपका क्या हो गया n-2। ठीक है, यहाँ पर सब इक्वल टू, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, या 2 वहाँ चला गया तो 10, यानी जो मेरा भुजा होगा वो कितना होगा 10 होगा। क्लियर है,
तो बस यही क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लिया आपका डीआई से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पास आपका डीआई पढ़ेंगे तो सिंपल सा डीआई में बोला गया है कि ये जो 20,000 रुपये निर्धारित का आपको दिया गया है कि देखिए ललिता एक फैशन बुटीक शुरू करने का योजना बना रही है। वह शुरुआती लागत के रूप में 20,000 निर्धारित करती है। ठीक है, आपका जो कोई है ललिता जो आपका 20,000 रुपये का अपना बजट कुछ बनाती है, जिसमें से आपका वही बोला है कि बिना सिले हुए कपड़े का जो खर्च है वो आपका 50% रखी है और सिलाई के में सहायक उपकरण का खर्च है वो आपका 20% है। यही आपको क्वेश्चन बोला गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, यहीं पर आपका लिखा हुआ था। हालांकि नीचे दी गई तालिका के आधार पर ज्ञात कीजिए कि उसके द्वारा किए जाने वाले अन्य खर्चों के लिए कितने धनराशि बच जाएगी। अन्य खर्चों के लिए तो यहाँ पास आपका 50% क्या था, बिना सिले हुए कपड़े का। अब 20% क्या था, तो अब सिलाई में सहायक उपकरण का। तो अब बचा कितना आपके पास, 50 और 20 70 तो हो ही गया पूरा खर्च। तो 30% अन्य खर्च में जा रहा है। तो बस 30% निकाल दीजिए 20% 20,000 का, क्योंकि ये मेरा पूरा बजट था और आपसे वही पूछा अन्य खर्चों के लिए कितनी धनराशि बच जाएगी। तो ये आपका 20,000 का 30% क्या हो जाएगा, तो 6,000 होगा सिंपल सा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी आपका डीआई से है। तो यहाँ पर क्या बोला, डीआई में एक कंपनी का एक कार्यक्रम की व्यवस्था करने का योजना बनती है या अपने कार्यक्रम के कुल अपेक्षित व्यय को 5 व्यापक खंडों में विभाजित करती है जिनका वितरण निम्न है। तो देखिए बोला जा रहा है कोई आपका व्यय खंड है। ये पहला खंड में आपको कर्मचारियों का 30% है, दूसरा खंड में 20%, तीसरा खंड में 10% है, चौथा खंड में 20%, पांचवा खंड में 20% है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको खंड में 22% बोला है। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि कंपनी ने तीसरे खंड पर 5,000 खर्च किए, ठीक है, ये आपका 5,000 खर्च किए तीसरे खंड में, तो पांचवें खंड का खर्च कितना होगा। तो देखिए तीसरा खंड कहाँ है, तो तीसरा खंड ये, और तीसरा खंड में कितना खर्च कर रहा था, तो 10% खर्च कर रहा था। तो वही बोल रहा है भैया कि 10% खर्च का दाम कितना है, वो आपका 5,000 रुपये बता रहा है, या 5,000 रुपये बता रहा। तो आपसे क्या पूछा, पांचवें खंड का खर्च बताइए, यानी पांचवें खंड का खर्च क्या हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। तो देखिए 10% का वैल्यू आपको 5,000 है, तो 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा आपको क्या हो जाएगा, 2 गुना यानी 10,000 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन और बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कम से कम एटलीस्ट ये सब क्वेश्चन को आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और ये लोग आपका छोड़ के भी आते हैं। तो यहाँ पास मैं बोलना चाहता हूँ देखिए छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लंबा होता है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है और अगर समझ है आपको क्वेश्चन की, तो आप इसको ईजिली 40 से 45 सेकंड में आप अपना दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आपको देखिए क्या बोला है, आपको एक्स का वैल्यू दे दिया, वाई का वैल्यू दे दिया, तो आपसे सिर्फ इसका वैल्यू पूछा है, यानी ये इक्वेशन का आपको वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स है और वाई आपको दे दिया। तो यहाँ पर सब क्या कर सकते हैं, कुछ आपका दिमाग नहीं चलेगा, यहाँ पर सब कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट आपको पूरा वैल्यू यहाँ पर जानना होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक्स दिया, तो एक्स को क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि मेरा 3x स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, तो √6 - 1 √6 + 1 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ क्या जाएगा 6 + 1 - 2 √6, नीचे क्या हो जाएगा वही चीज बस प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका 7 - 2 √6, मैं इसको प्लस कर नहीं रहा। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया, बात समझिएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया जो कि मेरा 3x स्क्वायर का में काम आ जाएगा। अब क्या है यहाँ पास आपका एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पास मैं समझा रहा हूँ, बस आप समझ लीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। तो एक्स वाई, अब एक्स वाई का वैल्यू चाहिए, यानी एक्स मेरा यहाँ और वाई यहाँ, तो एक्स इंटू वाई जब करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, आपका क्या है ऊपर में √x - y है, मतलब 1 है, √6 मतलब माफ कीजिएगा, एक्स का वैल्यू क्या है आपका √6 - 1 है, ये आपका √6 - 1 √6 + 1, ये एक्स का वैल्यू और एक्स वाई का वैल्यू मुझे निकालना है। तो यहाँ पर आपका वाई का वैल्यू क्या है आपका √6 + 1 √6 - 1। तो यहाँ पर आप जब काटेंगे तो ये तो पूरा कट ही जाएगा डायरेक्टर, यानी आपका एक्स वाई का वैल्यू क्या आ रहा, 1 आ रहा। तो अब एक्स वाई का भी वैल्यू आपके पास आ चुका है। अब उसी तरीका वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी वाई स्क्वायर का भी जब वैल्यू निकालेंगे तो वही आ जाएगा आपका 7 + 2 √6। वही चीज़ है, देखिए एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का हेर फेर है, तो क्या कीजिएगा ऊपर में प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ नीचे माइनस हो जाएगा, तो 7 - 2 √6। तो आप समझ सकते हैं ये सब चीज़ आपको अगर पता है तो आप डायरेक्ट करेंगे। तो जब आपके पास सारा का वैल्यू आ चुका है
यानी आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, वाई स्क्वायर का वैल्यू है, और आप यहाँ पर जानते हैं एक्स वाई का वैल्यू, तो बस इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब जब पुट करेंगे तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पास आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पास मैंने आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिखा दिया। तो देखिए उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पास आपका एक्स, देखिए एक चीज और एक चीज और देखिएगा, यहाँ पास मैंने मिस कर दिया था, एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरे क्या आया था 7 माइनस 2√6 आया था 7, और यहाँ पर क्या आया था, ये आया था। मैंने इसको भी रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। अगर आप रेशनलाइज नहीं भी करेंगे तो भी आपका बनने वाला है। इक्वेशन को आप जितना इजी बना सकते हैं बस अपने तरफ से बनाइए। तो यहाँ पास मैंने क्या किया, ये आपका 7 माइनस 2√6 था, यहाँ पर आपका 7 प्लस 2√6 था। तो यहाँ पास मैंने बस रेशनलाइज कर लिया, यहाँ पास आपका 7 माइनस 2 6 से इंटू कर दिया, और यहाँ पर आपका 7 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो ये वाला आया, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया तो एक्स वाई का वैल्यू तो मैंने आपको बता दिया 1 होगा। और वो इसी तरीके से वाई स्क्वायर का वैल्यू मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। जब मैंने एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया तो मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ प्लस माइनस का हेर है, तो यहाँ पर आपका अगर माइनस होगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा, प्लस होगा। तब आप समझ गए एक्स स्क्वायर एक्स वाई का और एक्स वाई स्क्वायर का वैल्यू आ चुका। तो बस अब यहाँ पास आप इसको डाल दीजिए। तो जब डालेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिखाने के लिए बस मैंने आपको इस तरीके से किया। तो आप यहाँ से जब आप प्रैक्टिस खुद हो जाएगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये सारा कुछ कट जाएगा। तो देखिए आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पास आपको जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, ये आपका पूरा इक्वेशन उतार दिया। फिर यहाँ से आपका ये एलसीएम ले लिया, नीचे से 25 का एलसीएम 25 होगा। अब 25 यहाँ से भी एलसीएम होगा तो 25 क्या होगा, नीचे से तो कट जाएगा ना, तो ऊपर का ही चीज़ बच जाएगा। जब ऊपर में आप देखेंगे तो 219 और 219, और यहाँ देखिए माइनस 84√6 है और प्लस 84/6 है, तो ये तो ऐसे कट जाएगा। यहाँ से भी आपका ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पास आपका क्या बच जाएगा, 219 ये बच जाएगा, और आपका 125। तो ये जब आपको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 563 आ जाएगा। और नीचे में क्या 219 माइनस 125, तो यहाँ पास क्या आएगा 313। तो बस यहाँ पर मैं आपको आंसर दिखाना चाहता हूँ। जो आंसर था आपका क्या था, 563 313, इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो यहाँ पास आपको सिर्फ समझना था कि आपको x का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो आप इसको डायरेक्ट y में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पास आप सिर्फ प्लस माइनस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स ये थे जो क्वेश्चन मैंने आपको 19 तारीख के पेपर में मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसी क्वेश्चन आपका इस बार भी आपका आने वाला। तो आप लोग बस ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका समय ना लगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं तभी जाके आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक प्रोवाइड कराऊंगा। अगर ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं होगा, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए फिर वीडियो मुझे भी थोड़ा बनाने में मजा नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करो कि दूसरों लोगों को हेल्प पहुंचाने के लिए अपना ये वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ताकि जाके मैं आपका वीडियो पूरे एकदम लगातार बनाता रहूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने चैनल भाई का चैनल है सब्सक्राइब भी करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।